बायो एनर्जेटिक एंड मेटाबॉलिज्म। अगर कंसेप्चुअल हवाले से मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो बहुत ही सिंपल यूनिट है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है। और एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट से 4 MCQs या 5 या 6 MCQs इसी यूनिट से आएंगे। सो आप लोगों ने जो है गौर से लेक्चर को सुनना है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और जहां पर आप लोगों को समझ ना आए वहां पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सब्जेक्ट जो है आपका बायोकेमिस्ट्री का सब्जेक्ट है, पोस्ट RN BSN फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 7, जो कि हमारे साथ सेकेंड लास्ट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, इसको आज हम कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स आप सब स्टूडेंट्स के साथ मौजूद है, जिसमें हम मंदजज़ील टॉपिक्स पर डिटेल के साथ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायो एनर्जेटिक्स को, कि बायो एनर्जेटिक्स किसे कहते हैं, इस पर हम डिटेल के साथ बात करेंगे, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद फिर हम डिस्कशन करेंगे फ्री एनर्जी पर, कि फ्री एनर्जी से क्या मुराद है। ठीक है, बायो एनर्जेटिक में फ्री एनर्जी से क्या मुराद है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे। इसी तरह से बायोजेनेटिक मेटाबॉलिज्म या बायो एनर्जेटिक मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है, इसको हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से क्या मुराद है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स कौन से होते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शन से क्या मुराद है, और इसके साथ साथ रोल ऑफ ATP इन लिंकिंग कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म के दरमियान में ATP का क्या रोल होता है। तो इन सारे टॉपिक्स को आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, और ना सिर्फ कवर करेंगे बल्कि इसको कंसेप्चुअली अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा तो चाहे एग्जाम में वो किसी भी किस्म के स्टेटमेंट को ले आए, आप लोगों को अगर थोड़ी सी भी इंग्लिश समझ में आती हो तो आप बिल्कुल आसानी से आंख बंद करके आपने MCQs को जो है वो आसानी से सही तरीके से उसको आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बायो एनर्जेटिक की। व्हाट इज बायो एनर्जेटिक? बायो एनर्जेटिक का एक समरी, एक खुलासा जो है मैं आपको यहाँ पर सिंपल अल्फाज में बता देता हूँ, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। बायो एनर्जेटिक, जैसे कि आप लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, बायो किसे कहते हैं। ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो जहाँ पर भी बायो का वर्ड आए तो आप लोगों ने समझ जाना है कि यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, जानदार चीज़ों की बात हो रही है। सो बायो मीन लाइफ या लिविंग, एंड एनर्जेटिक से मुराद ये है द स्टडी ऑफ एनर्जी। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी की प्रोडक्शन कैसी होती है, ठीक है, उस एनर्जी का यूज़ कैसा होता है, उस एनर्जी के ज़रिए काम कैसे होते हैं हमारे बॉडी में। तो इसके बारे में हम जब बात करते हैं, इसके बारे में जब हम मुतालिया करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ बायो एनर्जेटिक, तो सिंपल अल्फाज में आप लोगों ने उनको कहना है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शन होते हैं जिसके नतीजे में हमारे साथ एनर्जी की प्रोडक्शन होती है, तो वो एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, उसकी यूटिलाइजेशन कैसी होती है, कैसे सेल उसको यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में जब हम मुताला करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। तो ये सिंपल डिफिनीशन जो है आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखनी है। ठीक है, समझ आ गई इस डिफिनीशन? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब वन बाय वन इसको आसानी के साथ आगे जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज बायो एनर्जेटिक्स? द टर्म बायो एनर्जेटिक्स is made up of two words. Bio mean life or living and energetics means study of energy, जो कि अभी मैंने आपको बताया कि बायो एनर्जेटिक्स जो है ये दो अल्फाज के मिलाप से मिलकर बना हुआ है। बायो मीन लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जेटिक मीन स्टडी ऑफ एनर्जी। सो बेसिकली बायो एनर्जेटिक्स इज द स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस इन द बायोलॉजिकल रिएक्शंस। ठीक है, सो बेसिकली बायो एनर्जेटिक से क्या मुराद है? बायो एनर्जेटिक से मुराद ये है कि बायोलॉजिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी में जो चेंजेस आती है,
तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। यहाँ पर एक टर्म बायोलॉजिकल रिएक्शन यूज हुआ है। तो बायोलॉजिकल रिएक्शन से क्या मुराद है? बायोलॉजिकल रिएक्शन से मुराद ये है कि जब लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड को क्या करते हैं, फूड को लेते हैं, तो वो फूड जब हमारे बॉडी में जाती है तो बॉडी में जाने के बाद उसकी जब कैटाबॉलिज्म हो जाती है, उसकी जब ब्रेकडाउन हो जाती है, तो ब्रेकडाउन होने के बाद इससे एनर्जी हासिल करना होता है। तो इस एनर्जी को हासिल करने के लिए हमारे बॉडी में ख़ास तरह के क्या होते हैं, रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसके बेस पर एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। तो उस रिएक्शन में आपको ग्लाइकोलाइसिस रिएक्शन भी आ जाता है, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस रिएक्शन भी आ जाती है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस रिएक्शन भी आ जाती है। ये डिफरेंट रिएक्शंस है हमारे बॉडी में होते हैं। तो इन रिएक्शंस के होने का जो बुनियादी पर्पस होता है वो क्या होता है, वो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। एनर्जी की प्रोडक्शन क्यों होती है? इसलिए होती है कि हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी हमारे बॉडी में सेल्स काम कर रहे हैं, तो ये बगैर एनर्जी के नहीं करते, ठीक है। जिस तरह से गाड़ी जो है बगैर गैस के, बगैर पेट्रोल के, बगैर डीजल के नहीं चलती, बिल्कुल इसी तरह से हमारी बॉडी भी बगैर एनर्जी की काम नहीं करती। तो इस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए हमारे बॉडी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं। तो यही बायोलॉजिकल रिएक्शन जब मुकम्मल हो जाते हैं तो इससे हमारे साथ एट द एंड प्रोडक्ट बनता है, और वो प्रोडक्ट हमारे पास क्या होती है, एनर्जी होती है। और यही एनर्जी हमारे सेल्स जो है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गेनल्स, टिश्यूज तक फिर क्या करती है, और वहाँ तक फिर ट्रांसफ़र करती है, और फिर ये एनर्जी क्या होती है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। और इसी तरह से हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, अपने फंक्शंस को मेंटेन रखती है। तो इस मकसद के लिए बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इन बायोलॉजिकल रिएक्शंस के दौरान एनर्जी में जो चेंजेस आती रहती है, तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बायो एनर्जेटिक्स कहते हैं। मजीद आगे बढ़ते हैं। बायो एनर्जेटिक इज द फील्ड ऑफ बायोकेमिस्ट्री कंसर्न विद द ट्रांसफॉर्मेशन एंड यूज ऑफ एनर्जी बाय द लिविंग सेल्स। अभी मैंने आपको पूरा किस्सा सुना दिया, ठीक है, कि बायो एनर्जेटिक ये बायोकेमिस्ट्री की एक फील्ड है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लिविंग सेल्स के ज़रिए किस तरह से एनर्जी जो है एक सेल से दूसरे सेल को मुंतकिल होती है, और किस तरह से सेल्स इस एनर्जी को यूज़ करती है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, बायो एनर्जेटिक्स में स्टडी करते हैं। द गोल ऑफ बायो एनर्जेटिक्स इज टू स्टडी दैट हाउ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्वायर्ड, ट्रांसफॉर्म एंड यूटिलाइज एनर्जी इन ऑर्डर टू परफॉर्म बायोलॉजिकल वर्क। वही बात है, बायो एनर्जेटिक हम क्यों स्टडी करते हैं, इसी मकसद के लिए स्टडी करते हैं कि हमें पता चले कि कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और फिर कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को हासिल करते हुए उसको एक सेल से दूसरे सेल को मुंतकिल करती है, और अपने जो फंक्शन है, ठीक है, जो कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो कैसे वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है इसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए। तो इसके बारे में हम जानने के लिए क्या करते हैं, बायो एनर्जेटिक को स्टडी करते हैं। इस स्लाइड की आप लोगों को समझ आ गई क्या नहीं? जी सर, आ गई। वेरी गुड, वेरी गुड। मजीद आगे सर, आ गई। The study of metabolic pathway is this essential to bioenergetics, ठीक है। अब इसी तरह से बायो एनर्जेटिक्स में ज़ाहिर बात है जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं, मेटाबॉलिक पाथवे से मुराद ये है कि वो तरीके जिसके ज़रिए फूड मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है। तो बायो एनर्जेटिक में इन्हीं मेटाबॉलिक पाथवे के बारे में स्टडी करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसी तरह से द केमिकल रिएक्शंस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारे साथ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म केमिकल रिएक्शंस करती है, तो ये भी किसके ज़रिए बनती है, ये केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म के ज़रिए होती है। मेटाबॉलिज्म में फिर आपके पास दो टाइप्स होते हैं, एक कैटाबॉलिज्म रिएक्शन और एक एनाबॉलिक रिएक्शन। कैटाबॉलिक रिएक्शन जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है, कैटा मीन कटिंग। सो कैटाबॉलिक रिएक्शंस ये वो रिएक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिज्म की वो किस्म है जिसमें जितने भी
केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उसकी क्या होती है, उसकी ब्रेकडाउन होती है, उसकी तोड़ फोड़ होती है। और इसी तरह से एनाबॉलिक रिएक्शंस मतलब ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें जो केमिकल मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन हुई होती है तो उसी मॉलिक्यूल से फिर क्या बनते हैं, एनर्जी कंपाउंड्स बनते हैं। जैसे कि एटीपी मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है। ये क्या करता है, इसमें एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है, ठीक है। तो यही एनर्जी जब हमारी बॉडी की ज़रूरत होती है तो यही एटीपी मॉलिक्यूल क्या होता है, इसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और इससे एनर्जी रिलीज होकर हमारे बॉडी को क्या होती है, मिलती है। सही है। जब केमिकल बॉन्ड्स टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होंगी और जब केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे तो एनर्जी उस बॉन्ड्स में क्या होगी, स्टोर होंगी। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स या ऑल लिविंग सेल्स यूज एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग फंक्शंस। सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मेंटेनिंग all life form on the earth, but no organism can make use direct energy of sunlight as a source of energy for metabolism। इस पैराग्राफ में आपको कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स होते हैं तो ये अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए एनर्जी को क्या करती है, यूज़ करती है, यूटिलाइज करती है। फिर इसी तरह से सनलाइट जो है, सूरज की जो शुआएं होती हैं तो ये हमारे साथ क्या है, मेन सोर्स है एनर्जी का, जिसकी ज़रिए तमाम मतलब ज़मीन पर जितने भी लाइफ है, ठीक है, ये क्या है, ये मेंटेन है, ठीक है, इस सनलाइट की वजह से, ठीक है। लेकिन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं मतलब ह्यूमन बीइंग हो गए और ह्यूमन बीइंग की तरह दूसरे जितने भी जानदार हैं, ठीक है, तो ये सनलाइट को डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सो इसको यूज़ करने के लिए फिर क्या होता है, हमारे बॉडी में मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं जो कि वो प्रोसेसेस मुकम्मल होने के बाद सनलाइट से हमें जो एनर्जी मिली होती है तो वो एनर्जी फिर हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शनल केस ये है कि प्लांट्स, जितने भी प्लांट्स है तो प्लांट्स जो है ये डायरेक्टली सनलाइट को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं और इससे अपने लिए क्या करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, फूड मॉलिक्यूल जो है तैयार करते हैं। सो प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली सनलाइट को यूज़ नहीं कर सकते एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। तो ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। प्लांट डायरेक्टली सनलाइट को यूज कर सकता है लेकिन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज नहीं कर सकते। All living organisms use chemical energy stored in food molecules such as carbohydrates, fats, etc. ये भी आप लोगों को पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को यूज़ करते हैं जो कि फूड मॉलिक्यूल में मौजूद होता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये क्या है, हमारे बॉडी ग्लूकोज को यूज़ करती है ना, फैट्स हो गए, ठीक है, इसी तरह से प्रोटीन्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें फूड मॉलिक्यूल्स में पाए जाते हैं और इसी फूड मॉलिक्यूल्स से हम क्या करते हैं, इसकी ब्रेकडाउन करके इससे एनर्जी हम हासिल करते हैं और उस एनर्जी को फिर हम यूज़ करते हैं। समझ आ रही है मेरी बातों की आप लोगों को? यस सर। कोई मुश्किल है? जी सर। नो सर। जी सर। ओके, वेरी गुड। मजीद आगे बढ़ते हैं। नो सर। यहाँ पर कहते हैं कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज द मेन एनर्जी करेंसी for organism. The goal of metabolic and catabolic processes are to synthesize ATP from available starting materials from the environment and to break down ATP into adenosine diphosphate, an inorganic phosphate by utilizing it in a biological processes। यहाँ पर आप लोगों ने इस बात को थोड़ा समझना है। एटीपी क्या है? एटीपी को जो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन में आपके ये एमसीक्यूज ऑलरेडी बायोकेमिस्ट्री में आया हुआ है 2022 की, अगर आप पेपर को देखें तो उसमें भी ये एमसीक्यूज आया है कि एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज कॉल्ड, सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो कौन सी है या क्या है, तो वो आपके पास एटीपी है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट,
ठीक है? ये आपके पास क्या है, मेन एनर्जी करेंसी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इसको एनर्जी करेंसी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके पास हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है। ये एनर्जी से भरपूर एक कंपाउंड होता है। जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो इससे बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी क्या होती है, रिलीज़ होती है। तो इस वजह से इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। अच्छा जी, द गोल ऑफ मेटाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक प्रोसेसेस आर, जब मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होती है तो इसके होने के पीछे बुनियादी वजह क्या होती है? इस जब भी मेटाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं तो पहला मकसद इसका यही होता है कि हम फूड मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करके उससे क्या बनाएं, उससे हाई एनर्जी मॉलिक्यूल बनाएं जो कि आपके पास क्या होते हैं, एटीपी होते हैं। सो इसको करने का पहला मकसद यही होता है कि टू सिंथेसाइज एटीपी फ्रॉम अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल। स्टार्ट में हमारे साथ जो फूड मॉलिक्यूल होते हैं तो उसकी मेटाबॉलिज्म करके उससे हम एटीपी बनाएं। फिर यही एटीपी जब हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज जो है मौजूद होती है, ठीक है, इसको हमने स्टोर किया होता है। तो फिर जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो इसी एटीपी की क्या होती है, हमारी बॉडी इसी एटीपी की क्या करती है, तोड़ फोड़ करती है। और यही एटीपी कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, एडिनोसिन ट्राई एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में, मतलब एडीपी में कन्वर्ट हो जाती है और एएमपी में कन्वर्ट हो जाती है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में, ठीक है। और फिर यही एनर्जी इससे जो हमारे साथ एनर्जी रिलीज हुई होती है तो वो एनर्जी फिर मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज़ होती है। इसी तरह से इन अ सेल द रेशो ऑफ एटीपी to ADP concentration is known as the energy charge of the cells. A cell can use this energy charge to relay information about cellular needs. अब हमारे साथ जो एटीपी और एडीपी रेशो होता है सेल में, ठीक है, तो एडीपी और एटीपी की जो कंसंट्रेशन होती है सेल में तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है एनर्जी चार्ज कहते हैं, एनर्जी चार्ज ऑफ द सेल कहते हैं। इसी एनर्जी चार्ज के ज़रिए हमारे बॉडी को सिग्नल्स मिलते हैं कि कहाँ पर एटीपी की ज़रूरत है हमारे बॉडी को, कहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है हमारे बॉडी को। और फिर उसी सिग्नल्स के मुताबिक जितने भी एटीपी मॉलिक्यूल होते हैं तो उसकी ब्रेकडाउन होके उससे जो एनर्जी रिलीज होती है तो वो एनर्जी फिर वहाँ जो है क्या की जाती है, ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। इफ देयर इज मोर सर ये फिर एटीपी, समझाएं एक दफा, जी ये एक दफा फिर बताएं। अच्छा जी, ब्रोकन डाउन ऑफ एटीपी वाला। अच्छा जी, यहाँ पर कहते हैं कि जब एटीपी की ब्रेकडाउन होती है, एटीपी की ब्रेकडाउन कब होंगी, एटीपी की ब्रेकडाउन, एटीपी की तोड़ फोड़ तब होंगी जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत हो। जब हमारी बॉडी की को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, इस एटीपी मॉलिक्यूल को क्या करती है, इसको तोड़ना शुरू कर देती है। क्यों तोड़ना शुरू करती हैं, क्योंकि इसको एनर्जी रिच कंपाउंड या मॉलिक्यूल कहते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी स्टोर्ड हुई होती है। सो जब एटीपी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है तो ये एटीपी मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाती है किस चीज़ में, एडीपी मॉलिक्यूल में प्लस एएमपी मॉलिक्यूल में, और इसके साथ साथ प्लस एनर्जी इससे क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। फिर यही एनर्जी जो रिलीज हुई होती है ये फिर मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में यूज़ होती है। अगर हमारी बॉडी को मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत होती है तो जो एडीपी और एएमपी हमारे साथ रह चुका होता है तो उसकी भी मज़ीद क्या हो जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है और उससे भी इसी तरह से एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और उसको फिर हमारे बॉडी सेल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फिर इसी तरह से हमारे साथ हमारे सेल में जो एटीपी और एडीपी की कंसंट्रेशन का जो रेशो होता है, ठीक है, चल ले। तो इसको क्या कहते हैं, इसको एनर्जी चार्ज कहते हैं। इसी एनर्जी चार्ज का काम ये होता है कि ये हमारे बॉडी में सेल्स को क्या करती है, सिग्नल्स ट्रांसफ़र करती रहती है और सेल्स से सिग्नल्स रिसीव करती रहती है। अगर मिसाल के तौर पर एक सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो यही एनर्जी चार्ज जो है ये इस सिग्नल्स को क्या कर लेती है, रिसीव कर लेती है। इसको अंडरस्टैंड करते हुए फिर क्या करती है, ब्रेन को ऑर्डर जाता है और फिर ब्रेन जो है एटीपी मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन करके उससे जो एनर्जी रिलीज होती है तो वही एनर्जी फिर इस सेल को क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। इस तरीके से ये काम होता है।
अगर हमारे साथ एटीपी जो है ये एडीपी से क्या हो, ज़्यादा हो, मिकदार में ज़्यादा हो, तो फिर क्या होता है, द सेल कैन यूज़ एटीपी टू डू वर्क, बट if there is more ADP than ATP available, then the cell must synthesize ATP by oxidative phosphorylation. ठीक है, अगर हमारे बॉडी में, हमारे सेल्स में एटीपी मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन, तादाद जो है वो एटीपी से क्या हो, ज़्यादा हो, एडीपी से ज़्यादा हो, मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ज़्यादा हो, ठीक है, कंसंट्रेशन, तो फिर हमारे सेल्स एटीपी की ब्रेक डाउन करके उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको यूज़ करती है। लेकिन अगर हमारे बॉडी में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की कंसंट्रेशन ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से क्या हो, कम हो, तो फिर हमारी बॉडी एटीपी मॉलिक्यूल्स को यूज़ नहीं करती, बल्कि वो एडीपी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हुए उससे एनर्जी भी यूज़ करती है, और इसके साथ साथ मज़ीद एटीपी मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, बनाती हैं, ताकि जो एटीपी की कंसंट्रेशन है वो हमारे बॉडी में हमेशा क्या रहे, मेंटेन रहे, हमेशा उसकी कमी ना हो, बल्कि वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, ताकि आने वाले दिनों में किसी भी किस्म की इमरजेंसी सिचुएशन में ये एटीपी मॉलिक्यूल फिर हमारे बॉडी को क्या करती हो, एनर्जी प्रोवाइड करती हो। और ये एटीपी मॉलिक्यूल किस प्रोसेस के ज़रिए बनते हैं, ये एटीपी मॉलिक्यूल जो है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन के ज़रिए बनते हैं, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ये आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में मैं पढ़ाऊँगा डिटेल के साथ, ठीक है इंशाल्लाह, तो वहाँ पर इसको फिर आप लोग समझ जाएँगे। लेकिन यहाँ यहाँ पर जो है आप लोगों को बस इतना जानना काफ़ी है कि हमारे साथ जो एटीपी मॉलिक्यूल की प्रोडक्शन होती है, तो ये एक प्रोसेस के ज़रिए होती है, और उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहते हैं, ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। समझ आ रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। वेरी गुड। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि एवरी लिविंग सेल एंड ऑर्गेनिज्म मस्ट परफॉर्म वर्क टू स्टे अलाइव, to grow and to reproduce. The energy processes in living organisms are defined by the basic law of thermodynamics. कहते हैं कि जितने भी जानदार चीज़ें हैं, ठीक है, जितने भी जानदार ऑर्गेनिज्म हैं, इनको ज़िंदा रहने के लिए, इनको ग्रो करने के लिए और इनको अपनी रिप्रोडक्शन करने के लिए क्या करना होगा, कुछ ना कुछ काम करना होगा, ठीक है। इसीलिए द एनर्जी प्रोसेसेस, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी एनर्जी प्रोसेसेस होते हैं, तो इस एनर्जी प्रोसेसेस को जो है बेसिक लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के ज़रिए यहाँ पर समझाया जा रहा है, जिसमें कहते हैं कि द एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल टू डू वर्क इज़ नोन एज फ्री एनर्जी। वो एनर्जी जो कि हमारे बॉडी में हकीकतन उसी टाइम जो है वो क्या हो, अवेलेबल होती है काम करने के लिए, हमारे बॉडी सेल्स को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, उस टाइम जो एनर्जी मौजूद होती है जिसके ज़रिए सेल्स क्या कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, अपने फंक्शंस को वो कंटिन्यू उन्होंने रखा हुआ होता है, तो इस एक्चुअल अवेलेबल एनर्जी को क्या कहते हैं, इसको फ्री एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी एक्चुअली अवेलेबल टू डू वर्क इज़ नोन एज, वो एनर्जी जो कि हकीकत में हमारे पास अवेलेबल होती है काम को करने के लिए, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी कहते हैं। देखिए, एक तो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है और प्रोडक्शन के बाद उस एनर्जी को यूज़ करना होता है। एक वो कंडीशन जिसमें हमारे साथ एनर्जी ऑलरेडी मौजूद होती है और उसको जो है यूज़ किया जा रहा होता है मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। तो उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो उस टाइम हमारे पास एनर्जी मौजूद होती है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी कहते हैं। सो चेंजेस इन द फ्री एनर्जी आर valuable in predicting the feasibility to chemical reactions. So हमारे साथ जो फ्री एनर्जी होती है, इसमें जो चेंजेस आती हैं, ठीक है, तो जिस तरह से हमारे साथ इसमें चेंजेस आती हैं, तो ये चेंजेस जो है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल होती हैं। क्यों?
क्योंकि इसके ज़रिए हमें केमिकल रिएक्शंस के बारे में पता चलता है कि अभी जो रिएक्शन हो रहे हैं हमारे बॉडी में, तो ये किस तरह के रिएक्शन है। एक्सर्गोनिक रिएक्शन है या एंडोगोनिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसके बारे में हमें किससे पता चलेगा? फ्री एनर्जी में जो चेंजेस आती है उससे हमें पता चलेगा। तो इसको हम आगे डिटेल्स के साथ अभी पढ़ेंगे और इसको जो है आप लोग अच्छे तरीके से आपको इसकी समझ आ जाएगी। यहाँ पर कहते हैं कि द रिएक्शन कैन अकर स्पॉन्टेनियसली इफ देयर आर अकम्पेन्ड बाय डिक्रीज इन फ्री एनर्जी। अगर अगर हमारे बॉडी में या सेल्स में फ्री एनर्जी जो है उसकी मिकदार में कमी आना शुरू हो जाए, तो कमी आने के साथ साथ हमारे साथ जो रिएक्शन है वो खुद ब खुद शुरू हो जाते हैं, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली जो है वो शुरू हो जाते हैं। क्यों शुरू होते हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में अब एनर्जी की जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी वाक़या हो चुकी है। तो कमी को पूरा करने के लिए ज़ाहिरी बात है फिर हमारी बॉडी को रिएक्शन करने होते हैं। तो उन्हीं रिएक्शन को करने के लिए क्या होती है, जो एनर्जी हमारे पास अवेलेबल होती है उसी को यूटिलाइज़ करते हुए हम मज़ीद क्या करते हैं, एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, एटीपी मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन हीट में बी रिलीज और एब्जॉर्ब। इसी तरह से जब हमारे साथ केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं तो इन रिएक्शन के दौरान दो काम होंगे, या तो हमारे साथ जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होगी, रिलीज होगी, या वो क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो रिलीज किस कंडीशन में होंगी, एब्जॉर्ब किस कंडीशन में होंगी, इसको आगे आप डिटेल के साथ अब पढ़ेंगे। सही है। अच्छा जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं। काइंडली अपने माइक्स जो है ऑफ रखिए ताकि किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो। जब मैं आपको कहूँ तो फिर आप लोग उसको ऑन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं मज़ीद आगे। सेल्स रिक्वायर अ सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी। जितने भी सेल्स होते हैं तो इनको फ्री एनर्जी का एक सोर्स जो है वो चाहिए होता है, ठीक है, जहाँ पर इनको फ्री एनर्जी क्या होती है, अवेलेबल होती हैं, ठीक है। सो सेल्स आर आइसोथर्मल सिस्टम मींस दे रिक्वायर अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछ सकते हैं कि सेल्स ये क्या है, आइसोथर्मल है या आइसोथर्मल नहीं है। आइसो मीन सेम, थर्मल मीन टेम्परेचर और सिस्टम मीन सिस्टम। सो सेल जो है ये आइसोथर्मल होते हैं, मतलब ये है कि इनको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए एक कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है। अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में किसी किस्म की चेंजेस आती है तो इससे सेल्स के जो फंक्शन है, जो रोल है, जो एक्टिविटीज़ है वो क्या होंगी, वो मुतासिर होंगी। यहाँ पर बात कर रहे थे। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे सेल रिक्वायर अ सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी। हमारे साथ जितने भी सेल्स होते हैं तो इनको फ्री एनर्जी की ज़रूरत होती है। फ्री एनर्जी की इनको इसलिए ज़रूरत होती है ताकि ये लोग अपने फंक्शन को क्या करें, मेंटेन रख सके, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेल्स क्या होते हैं, सेल आइसोथर्मल सिस्टम होता है। आइसोथर्मल सिस्टम से मुराद ये है कि इनको अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए सेम टेम्परेचर और प्रेशर की ज़रूरत होती है। अगर सेम टेम्परेचर और प्रेशर रहेगा तो सेल्स जो है प्रॉपर तरीके से अपने काम को परफॉर्म करेंगे, अपने फंक्शंस को जो है ये प्रॉपर तरीके से करेंगे। लेकिन अगर इसी टेम्परेचर, इसी प्रेशर में किसी भी किस्म की चेंजेस आती है, अगर वो चेंजेस एबनॉर्मल हो, ठीक है, लिमिट से बाहर हो, तो इसी सेल्स के जो फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे, वो एबनॉर्मल हो जाएंगे और ये सेल जो है अपने एबनॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देगा, ठीक है, जिससे हमारे बॉडी के ओवरऑल फंक्शंस क्या होंगे, वो मुतासिर होंगे। अब यहाँ पर मजीद कहते हैं कि फोटोसिंथेटिक सेल्स एक्वायर फ्री एनर्जी फ्रॉम एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन। फोटो किसे कहते हैं, फोटो से मुराद लाइट है। सिंथेटिक किसे कहते हैं, सिंथेटिक से मुराद मेकिंग, बनाना, एंड सेल से मुराद सेल्स है। सो फोटोसिंथेटिक सेल्स से मुराद ये वो सेल्स होते हैं जो कि एनर्जी किससे हासिल करते हैं, एनर्जी लाइट से हासिल करते हैं। किस लाइट से हासिल करते हैं, सूरज के जो शुआएं। तो मैं बात कर रहा था फोटोसिंथेटिक सेल्स की।
फोटोसिंथेटिक सेल्स ये वो सेल्स होते हैं जो कि एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, जो फ्री एनर्जी होती है वो सूरज के शुआओं से हासिल करते हैं। सोलर रेडिएशन से क्या मुराद है, सूरज के शुआएं जो होती है ना, तो उससे फ्री एनर्जी हासिल करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। इसी तरह से हमारे साथ हेट्रोट्रोपिक सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक सेल्स, एक हेट्रोट्रोपिक सेल्स। फोटोसिंथेटिक सेल्स जो है आपको प्लांट्स में मिलेंगे, ठीक है, जितने भी प्लांट्स है उसमें आपको ज़्यादा मिलेंगे। जबकि जो हेट्रोसिंथेटिक सेल्स होते हैं, तो हेट्रोसिंथेटिक सेल्स ये आपको ह्यूमंस बीइंग्स में मिलेंगे और जितने भी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हो गए, ठीक है, तो उसमें आपको मिलेंगे। अब ये हेट्रोट्रोपिक सेल्स कहाँ से फ्री एनर्जी हासिल करते हैं, ये न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल से हासिल करते हैं। हम जो खुराक हासिल करते हैं, हम जो खुराक खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हम लेते हैं, तो उसी न्यूट्रिएंट से हम क्या करते हैं, ये फ्री एनर्जी हासिल करते हैं। तो फोटोसिंथेटिक सेल्स और हेट्रोट्रोपिक सेल्स की समझ आप लोगों को आ गई क्या नहीं? यस सर, आ गई, ये तो इजी था। Okay, very good. Cells transform this free energy into ATP and other energy rich compound to provide energy for biological work. अब जब सेल्स न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल से क्या कर लेते हैं, एनर्जी हासिल कर लेते हैं, तो इस एनर्जी को ये लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और दूसरे रिच एनर्जी कंपाउंड में, ताकि इस एनर्जी को फिर हम फ्यूचर में इसको क्या करें, यूज़ कर सके, यूटिलाइज कर सके। तो इस तरह से सेल क्या करते हैं, इन्होंने सेल्स ने जो एनर्जी हासिल की होती है न्यूट्रिएंट से, तो इस एनर्जी को ये क्या कर लेते हैं, एटीपी में कन्वर्ट कर लेते हैं, इस एनर्जी से एटीपी मॉलिक्यूल बना लेते हैं और इसी तरह से दूसरे एनर्जी रिच कंपाउंड बना लेते हैं, ताकि जब हमारे सेल्स को इस एनर्जी की ज़रूरत पड़े अपने काम को मेंटेन रखने के लिए, तो फिर यही एटीपी मॉलिक्यूल जो है इसकी क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, इसकी तोड़ फोड़ होती है और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसको फिर सेल्स क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मज़ीद आगे कहते हैं कि बायोलॉजिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ओबे द लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। हमारे लिविंग सेल्स में जितनी भी एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, एक सेल से दूसरे सेल को मुंतकिल होती है, तो ये लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को क्या करती है, फॉलो करती है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के मुताबिक जो है ये काम करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें क्या कहती है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक ये हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बताती है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की जो उसूल है उसके बारे में हमें बताती है। सो एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक किस चीज़ के हवाले से है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डायनेमिक ये प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुतालिक बात करती है। इसमें कहती है कि फॉर एनी फिजिकल और केमिकल चेंज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन अ क्लोज कंटेनर रिमेन द सेम और कांस्टेंट। कहते हैं कि अगर कोई भी फिजिकल या केमिकल चेंज आती है किसी सिस्टम में, तो इस फिजिकल और केमिकल के चेंज आने के बाद हमारे साथ जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है एक क्लोज कंटेनर में, तो वो क्या रहेगी, वो सेम रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। मतलब यह है कि इस फिजिकल या केमिकल चेंज का जो है इस क्लोज कंटेनर पर किसी किस्म का असर रसूख नहीं होगा और इस क्लोज कंटेनर में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मौजूद होती है तो वो उसी तरह से रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी, उसमें किसी किस्म के चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। सो एनर्जी में चेंज फॉर्म or it can be transformed from one to another form but it cannot be created or destroyed। इसके अलावा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में ये भी बताती है कि हमारे पास जो एनर्जी मौजूद होती है, ठीक है, तो इस एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको ना ही हम बना सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब यह है कि एनर्जी हमारे साथ कंजर्व रहती है, इसको हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इसको एक फॉर्म से दूसरे
फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब काइनेटिक एनर्जी को आप पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन इसको ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एमसीक्यूज़ के लिए बस आप लोग इसको इतना ही समझे, इसमें ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये केमिस्ट्री की क्लास नहीं हो रही, ना ही ये फिज़िक्स की क्लास हो रही है कि मैं आपको अब इसमें डिटेल में जाऊं और आप लोगों को कंफ्यूज करूं। तो जितना आप लोगों के लिए ज़रूरी है इतना ही मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सो एमसीक्यूज़ में आपसे पूछ सकते हैं, आपको ये वाला स्टेटमेंट जो है एग्जाम में वो दे सकते हैं और आपको कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट किस लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में मेंशन की गई है। तो ये स्टेटमेंट जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में आपको बताया गया है कि एनर्जी जो है इसको हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मुंतकिल कर सकते हैं, लेकिन इसको हम ना ही बना सकते हैं और ना ही इसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सही है। फिर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक आ जाती है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जो है ये क्या यस सर। कहती है, यूनिवर्स टेंड टूवर्ड इंक्रीजिंग डिसऑर्डर। ठीक है, यूनिवर्स जो है ये वक्तन फवक्तन क्या कर रही है, ये वक्तन फवक्तन जो है यूनिवर्स जो है ये डिसऑर्डर को जो है वो क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। ठीक है, बिगाड़ को पैदा कर रही है, बिगाड़ को जो है बढ़ा रही है। आप लोग देख सकते हैं कि रोज़ बरोज़ दुनिया में जो है हालात ख़राब हो रहे हैं। तो हमारी जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल जो कंडीशन है, ठीक है, इसको भी आप लोग इससे ले सकते हैं। इसका मतलब कि वक्तन फ़वक्तन डे बाय डे हमारे जो हालात है वो ख़राब होते जा रहे हैं। ठीक है, सो इसमें कहते हैं कि द स्टेट ऑफ एंट्रोपी ऑफ द इंटायर यूनिवर्स is an isolated system will always increase over time। कहते हैं कि हमारे साथ जो इंटायर यूनिवर्स है तो इसका जो एंट्रोपी स्टेट है, जो एंट्रोपी कंडीशन है, ठीक है, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। ठीक है, और ये हमेशा जो है वक्त के साथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। इट मीन्स दैट नेचुरल प्रोसेसेस टेंड टू मूव टूवर्ड अ स्टेट ऑफ ग्रेटर डिसऑर्डर और रैंडमनेस। जिसका मतलब ये है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस पूरी दुनिया में हो रहे हैं, ठीक है, या होते हैं, तो ये वक्तन फ़वक्तन टाइम टू टाइम इसकी जो डिसऑर्डरनेस है या इसकी जो ख़राबी है उसमें वक्तन फ़वक्तन जो है इजाफ़ा होता जा रहा है और वक्तन फ़वक्तन इसमें मज़ीद ख़राबी जो है वो पैदा हो रही है। दिस लॉ आल्सो implies that heat energy cannot spontaneously transfer from a colder body to a hotter body। ठीक है, इस लॉ में ये बात भी की गई है कि हमारे साथ जो हीट एनर्जी होती है तो इसको हम स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जो है कूलर बॉडी से जो कूल्ड बॉडीज़ होती है इससे जो है हम हॉटर बॉडीज़ में जो है गर्म बॉडीज़ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको भी जस्ट आप लोगों ने बस जितना मैंने आपको बताया, ठीक है, सिर्फ इस पर आप लोगों ने रट्टा लगाना है, मेरी बातों को जो है आप लोगों ने याद रखना है, बाकी इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, इतना इम्पोर्टेंट ये वाला स्टेटमेंट नहीं है। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट स्टेट फंक्शन फॉर द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन, जितने भी हमारे दोबारा बॉडी। बताइएगा जी, सर, ये सेकंड लॉ को प्लीज दोबारा थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा जी, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में जनरली मैं आपको इसकी समरी बताता हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में ये कहते हैं कि हमारे साथ जो इंटायर यूनिवर्स है, ठीक है, तो इस इंटायर यूनिवर्स में एनर्जी जो है ये टाइम के साथ साथ जो है वक्तन फ़वक्तन बढ़ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से जो इंटायर यूनिवर्स है इसमें जो है इम्बैलेंसमेंट आ रही है, ये अनबैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से वक्तन फ़वक्तन ये डिसऑर्डरनेस की तरफ जा रही है, डिसऑर्डर इसमें आ रहा है, इसके जो तरतीब है वो क्या हो रही है, ख़राब हो रही है, रैंडमनेस इसमें आ रही है। तो ये हमारे साथ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एक बेसिक स्टेटमेंट है कि जितने भी नेचुरल प्रोसेसेस है, ठीक है, हो रहे हैं, तो ये टाइम के साथ साथ इसमें खराबी आ रही है और ये खराबी वक्तन फ़वक्तन बढ़ रही है। ठीक है, तो ये बस सिंपल बात इसमें की गई है, इसमें और कोई ऐसी ख़ास बात नहीं है जो मैं आप लोगों को बताऊं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे बायोलॉजिकल जितने भी फंक्शन है उसको स्टडी करने के लिए हमारे साथ जो मुख्तलिफ
स्टेट्स होते हैं उन मुख्तलिफ स्टेट्स पर हम बात करेंगे, ठीक है। नीचे जो आपको पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है। सबसे पहले बात करते हैं फ्री एनर्जी की। द गिब्स फ्री एनर्जी which is equal to the total amount of energy capable of doing work during a process at constant temperature and pressure। गिब्स फ्री एनर्जी जिसको आप किस से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जी क्या है, जी गिब्स को रिप्रेजेंट करता है। गिब्स ये एक साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे, इन्होंने क्या की थी, इन्होंने इस फ्री एनर्जी को मुतारिफ कराया था। गिब्स फ्री एनर्जी में क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी जो है ये हमारे साथ वो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो कि इस काबिल होती है कि उस एनर्जी के ज़रिए हम क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। लेकिन कब, तब जब हमारे साथ टेम्परेचर और प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट। प्रेशर पर हमारे साथ जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, जिसमें ये काबिलियत होती है कि उसके ज़रिए हम कोई भी काम कर सकते हो, तो इस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। अब हमारे साथ जब गिब्स फ्री एनर्जी ये अगर हमारे साथ क्या हो जाए, नेगेटिव आ जाए, मतलब इसमें चेंजेस आ जाए और चेंज होकर ये नेगेटिव हो जाए, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि हमारे साथ जो प्रोसेस होगा, जो केमिकल रिएक्शन होगा वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, खुद ब खुद हो रहा होगा। और इसी तरह से एक्सोगोनिक रिएक्शन होगा। एक्सर्गोनिक रिएक्शन से मुराद ये है कि ये क्या कर रहा होगा, इस दौरान ये एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा। एक्सर्गोनिक का मतलब भी आप लोग जाने, ठीक है। एक्सर्गोनिक का मतलब ये है कि ये वो रिएक्शंस होते हैं जिसके दौरान एनर्जी रिलीज होती है, एब्जॉर्ब नहीं होती, एनर्जी रिलीज होती है, तो इस वजह से इसको एक्सर्गोनिक रिएक्शन कहते हैं। सो हमारे साथ अगर फ्री एनर्जी क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए, इसमें चेंजेस आ जाए और ये नेगेटिव हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि प्रोसेस इस दौरान क्या कर रही है, प्रोसेस जो है ये खुद ब खुद हो रही है, स्पॉन्टेनियस है, और इस दौरान ये एनर्जी को रिलीज कर रही है, एक्सर्गोनिक है। इसी तरह से अगर आपके पास जो गिब्स फ्री एनर्जी है इसमें चेंजेस आ जाए, जो आपको ट्रायंगल नज़र आ रहा है ना, ट्रायंगल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब चेंज है, ठीक है। चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। सो फ्री एनर्जी में अगर चेंजेस आ जाए और ये पॉजिटिव हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये प्रोसेस आपके पास नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, खुद ब खुद नहीं हो रहा, बल्कि अब जो रिएक्शन हो रहे हैं इस रिएक्शंस को करने के लिए या होने के लिए अब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। एनर्जी जो है आपको देनी पड़ेंगी, तभी ये रिएक्शन होगा, ये खुद ब खुद नहीं हो रहा। तो इस वजह से हमारे साथ फिर ये क्या कहलाएगा, एंडरगोनिक कहलाएगा। एंडरगोनिक से मुराद ये है कि इसमें आप लोग एनर्जी देते हैं रिएक्शन को, और रिएक्शन वो एनर्जी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है। और इसी तरह से प्रोसेस हो रहा होता है, जब तक आप इसको एनर्जी देंगे तब तक ये रिएक्शन जो है जारी रहेगा। जब एनर्जी ख़त्म सर, हो आपने जाएगी तो एंडोगोनिक रिएक्शन में बताया स्टॉप था हो ना कि जाएगा। एनर्जी अब्सॉर्ब नहीं होती, रिलीज होती है। तो एंडोगोनिक में एनर्जी अब्सॉर्ब होगी, रिलीज नहीं होगी। बिल्कुल, एंडरगोनिक में एनर्जी एब्जॉर्ब होंगी, रिलीज़ नहीं होंगी। क्यों रिलीज़ नहीं होंगी? क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। नॉन स्पॉन्टेनियस से मुराद ये है कि ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, बल्कि ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इसमें एनर्जी की ज़रूरत है। तो एनर्जी हम इसको देंगे, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, लेगा, तभी ये प्रोसेस जो है ये कंटिन्यू रहेगा, ठीक है? समझ आ गई इसकी? यस सर। अच्छा जी, अगर हमारे साथ जो गिब्स फ्री एनर्जी है, अगर ये आपके पास किस चीज़ के बराबर आ जाए, इसमें जो चेंजेस आई हुई है वो बराबर हो किसके, ज़ीरो के, तो इसका मतलब ये है कि हमारे साथ जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को पहुंच चुका है। इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं, इक्विलिब्रियम से मुराद ये है कि बैलेंस हो चुका है, इसको अब एनर्जी रिलीज़ या एनर्जी एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। तो नहीं है। तभी हमारे साथ क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होंगी, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट और सिंपल कंसेप्ट है जो कि अगर आप लोग इसको याद करेंगे तो इंशाल्लाह एग्जामिनेशन में आपको किसी किस्म का मसला नहीं होगा। मज़ीद आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं एंथैल्पी की तरफ। एंथैल्पी किसे कहते हैं? देखिए, ये जो भी टर्म्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी आपके एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ठीक है? अगर आप पास्ट पेपर्स को देखें तो वहाँ पर भी आपको ये वर्ड जो है कहीं न कहीं पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोगों का कांसेप्ट क्लियर हो जाए, तो तभी आप लोगों को फिर आगे मसला नहीं होगा। एंथैल्पी किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों ने ये चीज़ें अपने माइंड में याद रखनी है कि हमारे साथ जो फ्री एनर्जी होती है उसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? और इसके साथ जब ट्रायंगल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि फ्री एनर्जी में चेंजेस आई हुई है। तो वो चेंजेस आपके साथ पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव होंगी तो प्रोसेस आपके पास क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस होगा और एंडरगोनिक होगा। अगर नेगेटिव होगा तो प्रोसेस आपके पास स्पॉन्टेनियस होगा और एक्सर्गोनिक होगा। अगर आपके पास चेंजेस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो हो, ठीक है, किसी किस्म के चेंजेस जो है फ्री एनर्जी में नहीं आई हुई, तो इसका मतलब ये है कि जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम ठीक है, स्टेट में। स्टेबल हो चुका है, जिसकी वजह से इसमें चेंजेस नहीं आ रही। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी सबसे पहले इसके सिंबल को आप देखिए। एंथैल्पी को हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? एच से हम इसको क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या है? एंथैल्पी किसे कहते हैं? एंथैल्पी इज व्हिच इज द हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी जो है ये आपको सिस्टम की हीट कंटेंट के बारे में बताती है कि एक सिस्टम में जो है कितनी अमाउंट में हीट जो है उसमें मौजूद है, ठीक है? तो ये आपको किसी भी प्रोसेस, किसी भी सिस्टम की जो हीट है उसके बारे में बताती है, सही है? सो एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड in a chemical process under a constant pressure। एक केमिकल प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट प्रेशर पर हमारे साथ कितनी अमाउंट में एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है, ठीक है, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही हो या रिलीज हो रही हो। सो कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी मिकदार में एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है एक केमिकल प्रोसेस के दौरान, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम एंथैल्पी कहेंगे। समझ आ गई इसकी? सर ये फिर बताएं। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी असल में आपको किसी भी सिस्टम के हीट कंटेंट के बारे में बताती है कि एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम में कितने मिकदार में हीट मौजूद है। हीट क्या है? हीट ये आपके पास एनर्जी है, ठीक है? तो किसी भी सिस्टम में आपके पास जो एनर्जी की मिकदार होती है तो उसके बारे में आपको जो इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एंथैल्पी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एंथैल्पी को आप ऐसे डिफाइन करेंगे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन केमिकल प्रोसेस अंडर अ कांस्टेंट प्रेशर। एक कांस्टेंट प्रेशर से मुराद ये है कि सेम प्रेशर पर एक केमिकल प्रोसेस के दौरान कितनी मिकदार में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, ठीक है? ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि कितनी मिकदार में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या रिलीज़ हो रही है। तो इसको हम क्या सर ये कहेंगे? तो फ्री एंथैल्पी एनर्जी थी। कहेंगे। सही है? अच्छा जी, यहाँ पर अब वही कंसेप्ट है फ्री एनर्जी में जिस तरह से हमने पढ़ा था, यहाँ पर भी अब अगर हमारे साथ एंथैल्पी में क्या आती है? चेंज आती है, ठीक है? चेंज इन एंथैल्पी इज़ नेगेटिव। एंथैल्पी में हमारे साथ जो चेंजेस आई है और वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि द प्रोसेस प्रोड्यूसेस हीट। तो ये जो केमिकल रिएक्शन हो रही है, ये केमिकल रिएक्शन क्या कर रही है? हीट को प्रोड्यूस कर रही है। प्रोड्यूस करने से मुराद ये है कि हीट को रिलीज़ कर रही है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहेंगे? इज़ोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। इज़ो मीन आउटसाइड एंड थर्मिक मीन टेम्परेचर। सो जो आउटसाइड को टेम्परेचर प्रोवाइड कर रही हो, आउटसाइड को टेम्परेचर दे रही हो, तो इस वजह से इसको हम इज़ोथर्मिक कहेंगे। सो अगर हमारे साथ एंथैल्पी चेंज नेगेटिव आई हो तो प्रोसेस हीट को प्रोड्यूस करेगी और इसको हम इज़ोथर्मिक कहेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एंथैल्पी में चेंजेस पॉजिटिव आई हो तो इसका मतलब ये है कि ये हीट को एब्जॉर्ब कर रही है, ठीक है? हीट को ये ले रही है, रिलीज़ नहीं कर रही, हीट को ये ले रही है। जैसे कि हम पानी को गर्म करते हैं, तो पानी को गर्म करने के लिए हम नीचे से आग उसको जलाते हैं, तो वो पानी आग को एब्जॉर्ब करके अपने आप को गर्म कर रही होती है, ठीक है? उसकी जो कूलनेस है वो हॉटनेस में कन्वर्ट हो रही होती है। इसी तरह से जब वही पानी
हॉट हो जाती है, बॉयल होना शुरू हो जाती है। तो उसने जो हीट ऑब्जर्व किया होता है तो उसी हीट को इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फिर क्या कर रही होती है, रिलीज कर रही होती है, ठीक है, उसको धुआं की शक्ल में वो छोड़ रही होती है। तो बिल्कुल यही प्रोसेस है कि अगर हमारे पास इंताल्फी में चेंज पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि हमें फिर इसको हीट देनी होगी, और जब हम हीट देंगे तो मतलब ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, एंडोथर्मिक कहलाएगा। एंडोथर्मिक। एंडो मतलब इनसाइड, अंदर की तरफ हीट जा रही है, तो इस वजह से इसको हम एंडोथर्मिक कहेंगे, ठीक है। तीसरा कंसेप्ट है एंट्रोफी। एंट्रोफी किसे कहते हैं, एंट्रोफी को आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सिंबल भी आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। जो हमारे साथ गिब्स फ्री एनर्जी थी उसको हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसको हम जी से रिप्रेजेंट कर रहे थे। जो हमारे साथ इंताल्फी थी उसको हम किस से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एच से रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अब इंट्रॉफी की बात आ गई है तो इंट्रॉफी को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इंट्रॉफी क्या है, इंट्रॉफी इज द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। एक सिस्टम एक प्रोसेस में किस हद तक चेंजेस आएंगी, किस हद तक उसमें डिसऑर्डर आएगा, किस हद तक उसमें इरेगुलरिटी आएगी, तो उस इरेगुलरिटी को हम क्वांटिटेटिवली जो एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रोफी कहते हैं। इंट्रोफी की डिफिनीशन आप कैसी करेंगे, इंट्रोफी मेजर्स द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और डिस्पर्स ड्यूरिंग अ केमिकल प्रोसेस। एक केमिकल प्रोसेस के दौरान कितनी मिकदार में हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है या डिस्पर्स होती है, ठीक है। डिस्पर्स से मुराद ये है कि वो क्या होती है, रिलीज होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम एंट्रोफी कहेंगे। सो मतलब ये है कि कितनी मिकदार में हीट एब्जॉर्ब हुई या रिलीज हुई। तो इसको जब हम मैयर करते हैं, देखिए यहाँ पर आप इसकी मैयरमेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप एंट्रोफी में क्या करेंगे, मैयर करेंगे कि कितनी मिकदार में हीट एब्जॉर्ब हुई है या कितनी मिकदार में हीट जो है रिलीज हुई है एक केमिकल प्रोसेस के दौरान। तो इसको हम क्या कहेंगे, एंट्रोफी कहेंगे। अच्छा जी, अगर आपके पास एंट्रोफी में चेंजेस पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस है या जो रैंडमनेस है, इरेगुलरिटी है, वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एंट्रोफी में चेंज जो है वो नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब ये है कि सिस्टम में जो डिसऑर्डरनेस या जो इरेगुलरिटी है वो क्या होगी, वो डिक्रीज होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हुआ है। एंट्रोफी जो है ये एंथैल्पी और जो हमने आगे पढ़ा फ्री एनर्जी उससे थोड़ा सा चेंज है, तो इसलिए आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको एक बात की समझ नहीं आती तो ये रिकॉर्डिंग मैं इसलिए करता हूँ ताकि आप लेक्चर को बार बार सुने, ठीक है। जो बात आपको समझ नहीं आ रही होती है उसको दोबारा से रिवाइंड करते हुए उसको दोबारा से सुने ताकि आप सही तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लें, सही है। सर एंथैल्पी भी तो सेम ही था। एंथैल्पी सेम नहीं है ना, देखिए एंथैल्पी में हम क्या करते हैं, एंथैल्पी में सिर्फ अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र, हमारे साथ जितनी मिकदार में एनर्जी ट्रांसफ़र होती है एक कांस्टेंट प्रेशर पर केमिकल प्रोसेस के दौरान, तो उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। इसमें मेजरमेंट की बात नहीं हुई है, जबकि एंट्रोफी में मेजरमेंट की बात हुई है कि कितनी मिकदार में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई या एनर्जी रिलीज हुई। तो उसकी हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसकी हम पैमाइश करते हैं, उसकी मिकदार को हम जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि अगर एक एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो कितनी मिकदार में एब्जॉर्ब हुई, अगर एक एनर्जी रिलीज हुई है तो कितनी मिकदार में रिलीज हुई। तो उसकी जब हम मेजरमेंट करते हैं तो इसको हम एंट्रोफी कहेंगे। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस है जो कि आप लोगों ने याद रखने हैं, सही है। यस सर। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द चेंज इन फ्री एनर्जी एंथैल्पी एंड एंट्रोफी। अगर फ्री एनर्जी एंथैल्पी और एंट्रोफी में कोई चेंज आती है तो इस चेंज में इन तीनों का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, क्या ताल्लुक होगा, ठीक है। सो इसको अब हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। सो द कंडीशन ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम,
आर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो आप लोगों को सबसे पहले मैंने बताया था कि हमारे साथ जो सेल है ये क्या है, आइसोथर्मल है। याद है ना आप लोगों को ये वर्ड आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या है, मतलब ये है कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमम लेवल पर काम करती है। तो जितने भी बायोलॉजिकल सिस्टम है, बायोलॉजिकल सिस्टम से मुराद ये है कि इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी सेलुलर रिएक्शन होते हैं, ठीक है, तो वो एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर पर काम करती है। Under such condition, the relations amongst the change in Gibbs free energy, enthalpy, and entropy can be described by the expression where T is the temperature of the system in Kelvin. So, जब हमारे साथ बायोलॉजिकल सिस्टम में टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो ऐसे कंडीशन में जब हम गिब्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी और एंट्रोपी के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, एक ख़ास टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए, तो आप यहाँ पर फिर नीचे ये एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी माइनस टेम्परेचर चेंज इन एंट्रोपी। सो यहाँ पर क्या है, इन द अबव एग्जांपल जो डेल्टा जी आपको नज़र आ रहा है, तो इससे मुराद क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। चेंज इन एच से मुराद ये है कि चेंज इन एंथैल्पी, टी जो है ये टेम्परेचर है केल्विन में, केल्विन ये यूनिट है टेम्परेचर का, जबकि डेल्टा एस जो है ये चेंज इन ट्रॉफी को रिप्रेजेंट करती है। सो टी रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। केल्विन हमारे साथ जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है, केल्विन में, तो वो किसके बराबर है, वो 273 प्लस डिग्री सेल्सियस के बराबर है, ठीक है, 273, 1 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर है, 273 के, ठीक है, 273 केल्विन के बराबर है। तो 1 केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इस पॉइंट को भी आप अपने साथ नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में आ सकता है बाय चांस। 37 लिख दिया है। 273, यस सर, लेकिन आप लिखा 37 है। अच्छा जी, अच्छा बस हो जाता है कभी कभी। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम बात करते हैं रिडॉक्स पोटेंशियल की। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, ये सिंपल डिफिनीशन से, जस्ट डिफिनीशन आप लोग याद रखेंगे तो काफ़ी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप लोगों का पोस्ट आ रहे हैं, ठीक है, तो इस वजह से ये केमिस्ट्री के और फिज़िक्स के जो है टॉपिक से यहाँ पर जस्ट आप लोगों को सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन जो है वो की गई है, बाकी इसमें डीप जाने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम इसके डीप में जाएं और डीपली इसको डिस्कस करें। सो सिर्फ इसके डिफिनीशन को आप लोग समझे कि आखिर ये क्या होते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को फिर पेपर्स में आते हो। रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, रिडॉक्स जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। रिडॉक्स से मुराद ये है ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को जो है कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रिडॉक्स कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, रिडॉक्स कहते हैं। सो रिडॉक्स पोटेंशियल क्या है, द रिडॉक्स potential is the oxidation reduction potential may be defined as the quantitative expression of the tendency that the compound has to give or receive electron is called redox potential. redox potential से मुराद ये है कि ये हमारे साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की वो क्या है, वो कंडीशन है जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में क्या करते हैं, बताते हैं कि अगर ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स रिसीव हो रहे हैं तो कितने मिकदार में रिसीव होंगी या कितने मिकदार में ये रिसीव करने की सलाहियत रखती है। टेंडेंसी से मुराद ये है कि कितने मिकदार में ये इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर सकती है, या रिडक्शन में कितने मिकदार में ये क्या करती है, हाइड्रोजन को क्या कर सकती है, दे सकती है, डोनेट कर सकती हैं। तो इसको जब हम क्या करते हैं, क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। इसी तरह से अगर हम बायो एनर्जेटिक्स में इसको डिफाइन करें, सो द रिडॉक्स पोटेंशियल इज द रेशियो ऑफ NAD टू NADH प्लस H प्लस, ठीक है। अगर बायो एनर्जेटिक्स में इसको हम डिफाइन करते हैं तो रिडॉक्स पोटेंशियल से मुराद ये है कि हमारे साथ NAD और
NADH का जो रेशो होता है, ठीक है, NADH का जो रेशो होता है प्लस H, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहेंगे। तो इसको हम रिडॉक्स पोटेंशियल कहेंगे। ये डिफिनीशन आप अपने साथ याद रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आप लोग जो है इसको याद रखें तो अच्छा है। द रेशियो ऑफ NAD किसे कहते हैं, N स्टैंड फॉर निकोटीन, A स्टैंड फॉर एडेनिन, D स्टैंड फॉर डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। इसी तरह से निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड एसिड, यहाँ पर